हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। देखिए ये वीडियो नंबर 9 है। वीडियो नंबर 8 मैंने 8 बना रखे हैं। वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। एक बार यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट करिए मैंने हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। कल इंग्लिश में थे तो कुछ लोगों का कमेंट आया था, सर हिंदी में भी कराइए। तो ये IOCL पाइपलाइन और रिफाइनरी डिवीज़न की जो अप्रेंटिसशिप का जो एग्ज़ाम है आपका, ठीक है, उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं भाई। वीडियो को लाइक कर देना हो सके तो, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब जो भी लोग नए हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखो, इसमें एक और बात बता दूं मैं यहाँ पे मैं आपको टेक और नॉन टेक दोनों कराने वाला हूँ। मैथमेटिक्स भी कराऊंगा यहाँ पे, और GK भी कराऊंगा, करंट अफेयर्स भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, IOCL अप्रेंटिसशिप एवरीडे 7 PM क्लास। तो 7 बजे आपको उपस्थित हो जाना है, ठीक है। आपको लाइव चलेगा, ठीक है, प्रीमियर पे चलेगा वीडियो। तो आपको लाइव चैट में आंसर बताते रहना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन गियर मॉड्यूल M, गियर में मॉड्यूल M। तो देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको मॉड्यूल बताना है कि जो गियर में जो मॉड्यूल होता है वो क्या होता है, बताइए। T/D होता है या फिर πD/T होता है, πT/D होता है या फिर D/T होता है, बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा M बराबर होता है, मॉड्यूल होता है वो D/T होता है। तो D/T ये हो जाएगा D, ठीक है। ध्यान से देखिए, मॉड्यूल तो ये हो गया D/T। अब एक और बात बता दूं मैं, PD होती है डायमीटर पिच। डायमीटर पिच होती है 1/T/D होता है, T/D, ठीक है। और मॉड्यूल होता है D/T। ये डायमीटर पिच होगी PD, ठीक है। अब PC एक होती है, PC होती है सर्कुलर पिच, तो πD/ यहाँ पे T होती है, ठीक है, याद रखना ये भी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, D/T क्या होता है, D/T तो पाई और M, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी लिख के आ सकता है, PC बराबर पाई M भी लिख के आ सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है तो पाई तो ये है ही, और D/T क्या होता है, D/T M होता है, तो ये लिख दिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, और इम्पोर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। जैसे मान लो कि किसी भी गियर का मॉड्यूल आपको पूछा कि मॉड्यूल क्या होगा, उसका डायमीटर आपको दे रखा है 20 और नंबर ऑफ टीथ दे रखे हैं 5, ठीक है। मान लो टीथ की संख्या 5 दे रखी, तो मॉड्यूल निकालना। तो मॉड्यूल कैसे निकालोगे, 20/5 कर दोगे ना, तो 5 चौक 20, तो मॉड्यूल आ जाएगा 4, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इंडियन ऑयल में, अप्रेंटिसशिप में। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको सभी को आंसर बताना है, इसका क्या आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, वी ब्लॉक इज यूज टू मीजर। वी ब्लॉक होता है, वी ब्लॉक, ठीक है, आपने सभी ने देखा होगा। इस तरीके से वी ब्लॉक होता है, इस तरीके से। तो वी ब्लॉक होता है, तो इसमें क्या होता है भाई, सरफेस रफनेस किसके लिए होता है, सरफेस रफनेस मापने के लिए होता है। टेपर ऑफ जॉब, डायमीटर ऑफ द जॉब, राउंडनेस ऑफ द सिलेंड्रिकल जॉब, बताइए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर होगा भाई D आंसर, ठीक है, राउंडनेस ऑफ सिलेंड्रिकल जॉब। तो सिलेंड्रिकल जॉब जो होता है उसकी राउंडनेस चेक करने के लिए होता है। जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पे बनाया इस तरीके से V जॉब, ठीक है, V जॉब बनाया, तो यहाँ पे क्या है, सिलेंड्रिकल जॉब यहाँ पे रखा जाएगा, तो राउंडनेस, तो इसका जो एंगल जो होता है वो 90 का होता है, V का, ठीक है। इसका बड़े बड़े जो होते हैं V ब्लॉक, उसमें 120 का भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसकी राउंडनेस चेक कर दी जाती है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 3। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इन विच सिस्टम यूनिट ऑफ प्रेशर इज। तो प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, बताइए। सभी लोगों को आंसर बताना साथ साथ में। देखो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे तो जल्दी जल्दी वीडियो हम खत्म कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जल्दी वीडियो खत्म करना ही सही है, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ किसी का। देखिए, तो प्रेशर की जो जो यूनिट होती है वो देखो टोर भी होती है, ठीक है। टोर यूनिट सबसे बड़ी यूनिट होती है। वन टोर इजकल टू होता है 1 mm ऑफ Hg, ये बहुत आता है, ठीक है। तो देखिए P बराबर F/A होता है, ठीक है। और F बराबर न्यूटन क्या होता है, न्यूटन होता है, और मीटर स्क्वायर ये भी होता है ना। तो और P की पास्कल भी होती है, यूनिट पास्कल, ठीक है, ये भी होती है। तो यहाँ पे ये देखो कह रहा है कि प्रेशर की जो यूनिट होती है PSI में, ठीक है, PSI में जो यूनिट होती है वो क्या आंसर इसका होगा, FPS होती है, CGS होती है, या फिर ऐसे होती है MKS होती है।
तो देखिए इसका आंसर होगा एफपीएस। एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। एमकेएस होती है मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस होती है सेंटीग्राम सेकेंड, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे इसका सभी को आंसर बताना है। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए। डेंसिटी जो होता है मास अपॉन डेंसिटी होता है क्या है, देखिए। तो डेंसिटी देखो क्या होता है, डेंसिटी होता है रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी होता है। और इसका जो उल्टा करेंगे हम, तो V इजकल टू वी अपॉन एम हो जाएगा। तो V अपॉन एम ये है क्या, ये क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, आपने सभी पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आयतन, यहाँ पे विशिष्ट आयतन की जो यूनिट होती है वो क्या होगी, मीटर क्यूब पर किलोग्राम होगी, ठीक है। जो इसकी यूनिट होती है स्पेसिफिक वॉल्यूम की, इसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब पर किलोग्राम। तो डेंसिटी की क्या हो जाएगी, डेंसिटी की हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखेंगे। देखिए भाई, इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम इज नॉन एज। देखो कह रहा है कि वर्क है वो डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाना है आपको। सिस्टम पे, एक तो सिस्टम पे वर्क होता है, देखो ये आपका सिस्टम है कोई, ये क्या है सिस्टम, इस पे एक तो वर्क कर रहे हो आप, ठीक है। और एक है क्या है, इसके द्वारा वर्क कर रहे हो आप, ठीक है। तो सिस्टम पे जो वर्क किया जाता है वो क्या होता है बताइए, पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव होता है, फिर एडियाबेटिक होता है, आइसोथर्मल होता है, बताइए। तो पॉजिटिव वर्क होगा, देखिए सिस्टम पे वर्क करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो पॉजिटिव होगा। देखिए सिस्टम के द्वारा वर्क करेंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है, समझ में आ गई। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है, देखो कोई भी सिस्टम हो गया, तो सिस्टम में होता क्या है कि कोई स्पेसिफाइड रीजन होता है जिसमें आप क्या करते हो, आपको स्टडी फोकस, अपनी स्टडी को फोकस करते हो। स्टडी मतलब कुछ भी आपको वर्क करना है वहाँ पे, तो सिस्टम बोलेंगे उसको, ठीक है। ये सिस्टम हो गया पूरा। बाहर की होती है वो बाउंड्री होती है, ठीक है, ये वाली जो होती है वो बाउंड्री होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती हैं। बाकी देखो बाहर का जो एरिया होता है, बाहर का वो सराउंडिंग होता है, ठीक है, सराउंडिंग। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, ये जो है ना सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। अब सिस्टम को समझेंगे ऐसे, जैसे मान लो कि आपकी कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री इतने इतने एरिया में बनी है इंडस्ट्री, तो इसको हम सिस्टम बोलेंगे। तो इसकी जो बाउंड्री होगी वो तो ये बाउंड्री होगी, और बाहर का जो एरिया है, ठीक है, कुछ भी एरिया होगा बाहर का जो भी है उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। चलो, तो सिस्टम पे हम वर्क करेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, सिस्टम के द्वारा वर्क होगा वो निगेटिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आइडियाबेटिक वर्क क्या होता है, देखो कभी एक चीज़ और देख लो यहाँ पे। आइडियाबेटिक का मतलब क्या होता है, आइडियाबेटिक का मतलब होता है जैसे मान लो कोई भी सिस्टम है, ना तो उसके अंदर हीट जा सकती है और ना ही उसके अंदर से हीट आ सकती है, ठीक है। तो ये होती हैं आइडियाबेटिक, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच प्रोसेस द वर्क डन इज जीरो। तो वर्क डन जीरो किस में होता है, इन विच प्रोसेस वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो किस में होता है बताइए, बताइए भाई। इसका आइडियाबेटिक होगा या फिर आइसोथर्मल होगा, आइसोकोरिक होगा या फिर आइसोबैरिक होगा, जल्दी जल्दी बताइए। सभी लोग आंसर नहीं बताते, और सभी लोगों को जोड़ना है, सभी लोगों से कहना है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि देखो टारगेट देखो 10K का सब्सक्राइबर आपको 15 दिन के अंदर, दिवाली ऑफर पे तो कर दो, कम से कम इतना तो कर सकते हो आप मेरे लिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन। और देखो पीडीएफ की टेंशन मत लेना, पीडीएफ को देखो, पीडीएफ आपको 3 दिन के अंतराल में मिलेगी। मैं तुरंत पीडीएफ नहीं डालूंगा, क्योंकि नहीं इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि पीडीएफ, अभी बताइए, वीडियो मेरा कोई देखेगा नहीं, पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा, तो इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा बताइए, सोच के देखो पहले, ठीक है। तो कम से कम वीडियो देखो एक बार, शेयर करो वीडियो को, लाइक कर दो चैनल को, ठीक है, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब सभी लोग। तो पीडीएफ भी मिलती रहेगी। अब पीडीएफ बनाने में करीबन 2 घंटे मुझे लग जाते हैं मान लो, ठीक है। तो समझा करो इन चीज़ों को थोड़ा सा, फ्री में कोई चीज़ कुछ कोई किसी को नहीं देता है। और यही चीज़ आप क्या करते हो, आप पेमेंट से ले लेते हो, 500 रुपये का प्रीमियम खरीद लेते हो, उस पर भी यही चीज़ पढ़ाई जाती हैं, कोई अलग थोड़ा ना पढ़ाया जाता है। देख लेना, आप सिलेक्शन ना हो तो वो कहना, ठीक है। आप मेरा वीडियो देखिए, सिलेक्शन ना हो तो कहना बाद में,
चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है, बस देखिए रोज। इन विच प्रोसेस द वर्क डन जीरो, तो ये आंसर इसका हो जाएगा सी आंसर, आइसोकोरिक। अब भाई आइसोकोरिक क्या होता है, ठीक है, तो आइसोकोरिक होगा भाई कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, ठीक है, आइसोकोरिक को हम कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं, ये भी आ जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सम आयतनिक, ठीक है, समझ में आ गया। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, ठीक है, आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर हो गया। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए, ये सीधे सीधे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसी लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो लेवल के आते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए, इफ ए पॉलीटॉपिक प्रोसेस पी की पावर एन, पी की पावर एन इजकल टू सी, एन इजकल टू जीरो, देन द प्रोसेस इज, देखो यहाँ पे जो एन की वैल्यू होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है सब केस में, ठीक है, तो यहाँ पे पी बी एन की वैल्यू जीरो कर दी, मतलब पी बी की पावर एन बराबर जो एन है ना, यहाँ पे अब मैंने क्या किया, जीरो कर दिया। तो अब क्या प्रोसेस बनेगा, पी बी की पावर एन बराबर जीरो, आइसोबैरिक प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक होगा, आइसोथर्मल होगा, आइडियाबैटिक होगा। आंसर बता दिए सभी लोग, तो आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर बताओ। आइसोबैरिक होगा प्रोसेस, ठीक है, आइसोबैरिक, ध्यान रखना आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। और एन बराबर इनफाइनाइट मैं रखता हूँ, इनफाइनाइट रख देता हूँ, चलो मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, वी होगा वो कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। आइसोबैरिक होता है कांस्टेंट प्रेशर, समझ में आ गया, कांस्टेंट प्रेशर हो जाता है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। और आपने अगर एन की वैल्यू, अगर मान लो एन की वैल्यू 1 रख दी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा एन बराबर 1। तो 3 चीज़ें बता दी मैंने यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, सब नोट कर लिया करो साथ में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल डिपेंड्स अपॉन, तो इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल होती है, पहले तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस T2/T1 होता है, ये पता होना चाहिए क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बनता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बन जाएगा 1 माइनस T2/T1, T2 का मान दे देगा आपको, T1 का मान दे देगा, ठीक है, लोअर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, इफिशियंसी आपको पूछ लेगा, तो 1 माइनस T2/T1 आप लगा दोगे तो निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सीधे आप देखिए, जो कार्नोट साइकिल की जो इफिशियंसी होती है किस पे डिपेंड करती है, इंजन डिज़ाइन, वर्किंग मीडियम, सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर, इंजन साइज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताया करो सभी लोग, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताया करो, लाइव चैटिंग चल रही होगी उसमें, सभी लोग आंसर बताना है। तो सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर, ठीक है, इस पर डिपेंड करती है कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी, सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर, ठीक है। तो ऊपर वाला आप सब जानते होंगे, सोर्स होता है यहाँ पे वर्क, और ये नीचे वाला सिंक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसका आंसर बताइए, इन डबल हेलिकल गियर हेलिक्स एंगल इज, तो डबल हेलिकल गियर होता है, आपको सबको पता है डबल हेलिकल गियर जो होते हैं, ठीक है, उसमें हेलिक्स एंगल क्या होता है, बताओ भाई, सभी लोग आंसर बता दो जल्दी जल्दी, सभी लोग आंसर बता दो। डबल हेलिकल गियर जिस तरीके का होगा, ठीक है, ये हो गया डबल हेलिकल गियर। तो हेलिक्स एंगल क्या होता है, जैसे मान लो ये शाफ्ट है, यहाँ पे शाफ्ट की जो एक्सिस है, यहाँ से आप हेलिक्स एंगल बनाओगे, ये होता है अल्फा। तो हेलिक्स एंगल कितना रखा जाता है, बताइए, हेलिक्स एंगल कितना रखा जाएगा भाई, हेलिक्स एंगल रखा जाएगा अल्फा और 45, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो हेलिकल गियर के लिए हेलिक्स एंगल जो होता है वो 45 होता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देखिए, द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज यूज इन विच मशीन, तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है वो किस मशीन में यूज होता है, बताइए। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन का चैप्टर है ये, हुक्स कपलिंग, मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल लेथ मशीन, स्लॉटिंग मशीन। आंसर करेक्ट आंसर बताइए क्या आंसर होगा, बताओ भाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लॉटिंग मशीन, ठीक है। स्लॉटिंग मशीन में क्या है, कोई भी जो मान लो टूल होता है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, वो ऊपर नीचे आपको काटता है, ठीक है, ऊपर नीचे काटता है, वैसे मान लो ये है, ठीक है, इस तरीके से है, तो आपको क्या करना है, ये होगा इस तरीके से टूल होगा, तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये इसको छीलेगा लंब इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे, ठीक है, ये तो स्लॉटिंग का कार्य होता है इस तरीके से। अब शेपर आता है, शेपर मशीन, तो शेपर मशीन में भी क्या होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होता है, पहली बात तो ये है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है वो, और उसमें क्या होता है कि कोई भी वो है ना टूल है सिंगल पॉइंट कटिंग, टू एंड फ्रो यहाँ पे मूव करता है, ये टूल्स मूव करेगा, ठीक है, टूल्स मूव करेगा यहाँ पे,
और एक प्लेनर मशीन आती है, उसमें प्लेनर मशीन में क्या होता है, प्लेनर, ठीक है, प्लेनर मशीन में क्या होता है कि जो आपका वर्क पीसेस है, वर्क पीसेस वो मूव करेगा, ठीक है। और ये होता है ना टूल होता है वो फिक्स होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म स्लॉटिंग मशीन शेपर मशीन में यूज़ करे जाते हैं। आगे इसका आंसर बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, इन एसआई यूनिट द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी और सिंपल विस्कोसिटी, ठीक है, ये एक ही होती है। इसका फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो ये म्यू है ना वो डायनामिक विस्कोसिटी है, और इसका जो वो होता है यूनिट होता है तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, सभी को पता होना चाहिए ये, ठीक है। विस्कोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी को बताना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे काइनेटिक विस्कोसिटी और आती है, तो काइनेटिक विस्कोसिटी स्मॉल वी से करते हैं, तो डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन रो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका यूनिट क्या होता है, आपको सभी को बताना है कि डायनेमिक जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, उसकी यूनिट क्या होती है, बताया कोई, बताओ क्या यूनिट होती है। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो ये तो होगी इसकी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। पॉइज देखो, पॉइज जो यूनिट होती है वो ये डायनेमिक विस्कोसिटी की होती है सीजीएस में। स्ट्रोक जो होती है वो किसकी होती है, वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की होती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है स्ट्रोक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, आंसर बताएं सभी को। डिफरेंस बिटवीन अडेंडम एंड डिडेंडम नॉन एज, सबको पता होना चाहिए अडेंडम और डिडेंडम क्या होते हैं, बताइए। देखिए, गियर जो होता है उसमें सबसे ऊपर वाला जो आपका जो होगा ना, ऊपर वाली लाइन होगी, उसको हम अडेंडम सर्किल बोलेंगे, ठीक है, अडेंडम सर्किल हो गया। और यहाँ पे क्या होता है नीचे, इसमें अडेंडम और डिडेंडम क्या होती है, यहाँ पे ये वाली दूरी। तो यहाँ पे देखो मैं आपको क्लियर बता दूँ कि डिफरेंस जो होता है अडेंडम और डिडेंडम का, वो क्या होता है, वो होता है क्लियरेंस, ठीक है, क्लियरेंस होता है। आपको ये चीज़ें फिगर के द्वारा समझ में आएंगी, कोई अच्छा सा फिगर आपको यहाँ पे होता तो आपके लिए समझा देता मैं, लेकिन अगर आपको दिक्कत होगी तो हो सकती है दिक्कत, देखो इस जगह पे मैं समझ सकता हूँ। तो इस चीज़ को क्या है अडेंडम और डिडेंडम को मैं स्पेशली बता दूंगा अलग से, परेशान मत हो ना, शॉर्ट वीडियो भी मैं लेके आता हूँ। अभी 1 टन रेफ्रिजरेशन का लेके आया था, 1 टन रेफ्रिजरेशन, आप किसी ने देखा ही नहीं उसको सही तरीके से। उसमें जो क्वेश्चन है वो सीधे पूछ ले जाते हैं और सीधे आते हैं, उसमें कम से 5-6 वैल्यू पूछी जाती हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 आपको बताना है कि क्या होगा, बताइए। 13 क्वेश्चन नंबर बताना, फॉर फ्लाईव्हील द फॉर्मूला आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 शोज, मतलब क्या दर्शाता है, ये टॉर्क दर्शाता है, काइनेटिक एनर्जी दर्शाता है, एंगुलर मूवमेंट दर्शाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दर्शाता है, बताइए सभी लोग आंसर बताइए इसका। देखिए, फ्लाईव्हील का पढ़ा होगा, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन में, तो ये आई और ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 जो फॉर्मूला दिखाता है वो काइनेटिक एनर्जी दिखाता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी दिखाता है। इस जगह पे एक और चीज़ है, आई बराबर एम के स्क्वायर होता है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ एनर्जिया इस जगह पे इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चलिए, और सीधे इससे न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, फ्लाईव्हील के फॉर्मूले से। चलिए, इसका आंसर बताइए सभी लोग, क्या आंसर होगा इसका। आइडेंटिफाई लोअर पेयर फ्रॉम फॉलोवर, तो लोअर पेयर जो है, हायर पेयर लोअर पेयर बहुत आते हैं, तो लोअर पेयर आपको पूछा है कि आइडेंटिफाई कीजिए लोअर पेयर होते हैं वो क्या होते हैं, बताइए। पिस्टन एंड सिलेंडर, कैम एंड फॉलोवर, बॉल बियरिंग, गियर पिन। देखो ये जो तीनों है ना वो हायर पेयर है, कौन सी है ये, हायर पेयर, ठीक है। एक ये है ना ये लोअर पेयर में आता है। अब देखो मैं समझा दूँ आपको, पिस्टन सिलेंडर, जो जो कांटेक्ट सरफेस कांटेक्ट होते हैं, ठीक है, सरफेस कांटेक्ट होते हैं वो लोअर पेयर के अंतर्गत आते हैं। तो सरफेस कांटेक्ट का मतलब ये है कि देखो ये पिस्टन सिलेंडर है, ये पिस्टन है इसके अंदर, तो पिस्टन जब चलेगी इसके अंदर मूव करेगी इधर उधर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सरफेस पे रगड़ेगी वो, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, तो ये आगे सरफेस कांटेक्ट कर रही है, तो ये लोअर पेयर बोलेंगे इसको,
ठीक है। अब बात आती है इसकी कैम एंड फॉलोवर और बॉल बियरिंग और गियर पिन, ये सब हायर पेयर होते हैं। हायर पेयर में क्या है कि पॉइंट कांटेक्ट करता है। जैसे मान लो कैम एंड फॉलोवर है, तो फॉलोवर ये बनाऊंगा मैं इस तरीके से, और कैम कैसे बनाऊंगा, इस तरीके से बन जाएगी कैम। ठीक है, इस तरीके से कैम बन गई। तो ये ऊपर फॉलोवर क्या होता है, ऊपर नीचे करता है। ठीक है, कैम यहाँ पे घूमती रहती है इस तरीके से। तो फॉलोवर तो यहाँ पे जो बन रहा है वो पॉइंट कॉन्टैक्ट बन रहा है। अब जैसे आप मान लो पेन से लिखते हो, पेन से देखो मैं चला रहा हूँ तो पॉइंट कॉन्टैक्ट बनना है, तो ये हायर पेयर हो गया। पेन और पेपर हो गया, तो वो एक एग्जाम्पल आ जाएगा हायर पेयर के अंदर। ऐसे गियर है, गियर में कोई भी दांते होते हैं, ठीक है, आपके कोई कोई भी दांते होते हैं गियर के, तो वो क्या करते हैं, पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाते हैं, पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाते हैं। ठीक है, बॉल बियरिंग होती है तो बियरिंग भी पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाती है। ठीक है, याद रखना सरफेस से। यहाँ पे देखो ये बियरिंग है इस तरीके से, ये इसके अंदर जो घूमेगी ना, तो यहाँ पे जो पॉइंट कॉन्टैक्ट बनेंगे ये। ठीक है, ना कि सरफेस कॉन्टैक्ट। सरफेस कॉन्टैक्ट मतलब पूरा सरफेस पे होना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 देखिए, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू, बताइए स्ट्रेस जो होती है हुक्स लॉ के अंदर वो प्रोपोर्शनल किसके होती है। देखो ध्यान से देखना, कुछ लोग इलास्टिसिटी इसमें लगा देंगे लेकिन गलत होगा। देखिए स्ट्रेस जो होता है सिग्मा, वो क्या होता है, ई इंटू ई। ठीक है, ये होता है सिग्मा। प्रोपोर्शनल जो होता है और इलास्टिक लिमिट के अंदर होता है, लिमिट पूछा जाता है, वहाँ पे इलास्टिक लिमिट होती है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन, इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेन। ठीक है, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बनता है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बनता है सिग्मा प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक है, ये होता है ई होता है स्ट्रेन, ये होता है स्ट्रेन, और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, इसकी यूनिट नहीं होती है, स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती है। ठीक है, बाकी देखिए तो सिग्मा प्रोपोर्शनल ई तो हो गया इस जगह पे, मतलब लेकिन जब मैं इसको प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो सिग्मा ई इंटू कैपिटल ई हो जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ पे। तो ई जो होता है वो यंग मॉडुलस हो जाएगा, ई होता है यहाँ पे स्मॉल ई, वो हो जाएगा स्ट्रेन, और सिग्मा होगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्ट्रेस, और पी अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस का। चलिए तो यहीं से इक्वेशन बन जाती हैं। अब ये हो गया ई होता है डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। बेसिक क्वेश्चन ही पूछेगा, वो ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जूनियर इंजीनियर के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा लेवल के पूछे जाते हैं। ये अप्रेंटिसशिप का है। ठीक है, पोस्ट भी आपकी बहुत अच्छी है, 1968 पोस्ट है। बाकी चलिए देखते हैं। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस हेलिकल स्प्रिंग, मतलब कह रहा है कि हेलिकल स्प्रिंग में किस प्रकार के प्रतिबल का असर नहीं होता है। बताइए, टॉर्जन शेयर स्ट्रेस, ट्रांसवर्स शेयर स्ट्रेस, हुप स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस, बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो इफेक्ट नहीं होगा हेलिकल स्प्रिंग पे वो हुप स्ट्रेस का नहीं होगा। ठीक है, हुप स्ट्रेस का यहाँ पे होगा नहीं, मतलब हुप स्ट्रेस, हुप प्रतिबल जो होते हैं वो द्रव तरल से भर प्रेशर वेसल में प्रभावी होते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेशर वेसल जो होते हैं, सिलेंडर जो होते हैं, ठीक है, उसमें ही कार्यरत होते हैं ये। चलिए, तो हुप स्ट्रेस और ये सब चीज़ें हैं वो प्रेशर वेसल में आती हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर देखिए क्या होगा, बताइए। विच रिवेट जॉइंट इज हैविंग मिनिमम इफिशियंसी, मतलब मिनिमम इफिशियंसी कहाँ होगी, सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, डबल रिवेटेड बट जॉइंट, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, बताइए। सभी लोग इसका आंसर करेक्ट बताना, क्या होगा आंसर, बताइए भाई। तो इसका करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा बी आंसर, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। ठीक है, मिनिमम इफिशियंसी होगी वो सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट की होगी। ठीक है, और डबल रिवेटेड डबल ट्रिप बट जॉइंट होती है, उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो डबल रिवेटेड लैप जॉइंट होते हैं तो इनकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है, सिंगल रिवेटेड की इफिशियंसी कम होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर बताइए। डिज़ाइन द थिन प्रेशर वेसल इन बेस्ड ऑन, बताइए। थिन प्रेशर वेसल जो होते हैं वो किस पर डिज़ाइन करे जाते हैं वो बताइए। तो बताइए इसका आंसर देखो करेक्ट क्या हो जाएगा, बताइए, सभी लोगों को आंसर बताना है। हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, बोथ एंड बी एंड नन ऑफ एबव, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर। तो देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूले बनते हैं, एक तो होता है यहाँ पे होता है टेंस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है वो होती है पी डी अपॉन टी। ठीक है,
पी डी अपॉन टी होती है। और यहाँ पे हूप स्ट्रेस जो होती है वो पी डी अपॉन, यहाँ पे देखो पी डी अपॉन 40 होता है ये, ठीक है, और पी डी अपॉन यहाँ पे होता है 2t। हूप स्ट्रेस होती है पी डी अपॉन 2t होता है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है पी डी अपॉन 40 होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इन क्वेश्चन से न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, 19 का आंसर क्या होगा? अलाउइंग एलिमेंट इन स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में क्या कंपोजिशन होता है बताइए? 18% क्रोमियम, 8% निकिल, 18% निकिल, 8% क्रोमियम, 18% ये क्या एमओ, 8% क्रोमियम, और 18% क्रोमियम, 8% एमओ। एमओ का मतलब क्या होता है बताना, ठीक है। देखो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर होगा 18% क्रोमियम, 8% निकिल, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहीं पे आपको बताना है ब्रास का कंपोजिशन, ठीक है। ब्रास का कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, ये आपको सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये भी आता है बेबिट मेटल होता है, इसका एक अलग वीडियो बना, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा इसका मैं। ये मटेरियल है जितने एक बार में खत्म हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाओगे आप, ठीक है। बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप परेशान रहते हो। मुंज मेटल है या मार्टिन स्टिक में स्टेनलेस स्टील है, काइनेटिक वो स्टेनलेस स्टील है, इसका क्या क्या कंपोजिशन होता है एक वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर बताइए। इफ बाई इज द वेट ऑफ ड्राई स्टीम एंड एक्स इज द वेट ऑफ वाटर सस्पेंशन, द ड्राइनेस फ्रैक्शन इज ड्यू टू। देखो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था मास ऑफ वाटर होता है, ठीक है, मास ऑफ स्टीम होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है बताइए, तो यहाँ पे क्या है, बाई इज द वेट ऑफ ड्राई स्टीम, ड्राई स्टीम होगा तो मास ऑफ स्टीम होगा, और मास ऑफ वाटर और प्लस मास ऑफ स्टीम, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये हो जाएगा ए बाई अपॉन एक्स, बाई अपॉन एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है। सबसे पहले मास ऑफ स्टीम लेंगे, फिर मास ऑफ वाटर लेंगे, फिर मास ऑफ स्टीम लेंगे प्लस में नीचे, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के कुल कितने मेडल जीते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और टोक्यो पैरा ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेंगे। तो यहाँ पे कितने मेडल हैं बताइए? 19 मेडल हैं, ठीक है, 19 मेडल हैं। अब यहाँ पे क्या का कितने कितने मेडल हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इन चीज़ों से क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूँ, 19 मेडल तो जीते हैं इन्होंने, ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में जो विकलांग लोग खेलते हैं। और ये कहाँ पे हुआ था? जापान में हुआ था, ठीक है, जापान में हुआ था, ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे 5 गोल्ड है, 5 गोल्ड है, 8 सिल्वर हैं, और उसके बाद 6 ब्रॉन्ज है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कितने कितने किस्में हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहले जो मेडल जीता होता वो भावना भावना बेन पटेल ने जीता था, ठीक है, सिल्वर मेडल जीता था, और ये टेबल टेनिस में जीता था। और सबसे पहले जो गोल्ड लेके आई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। उनका नाम क्या है बताएगा कोई? बताइए। तो उनका नाम है आवनी लेखरा, ठीक है, आवनी लेखरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान से इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है, गोल्ड जीता था शूटिंग में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? सभी लोगों को आंसर बताना है। कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? बताइए कौन सा है भाई? चीन होगा, कनाडा होगा, ब्रिटेन होगा, या क्यूबा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबा, ठीक है। 2 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए पहला देश बन गया है क्यूबा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वायु गुणवत्ता वाला। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में कौन सा एक प्रदूषक शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए। देखिए बहुत सारे होते हैं, 8 से 10 प्रदूषक होते हैं इसके अंदर, ठीक है, उनकी लिस्ट मैं बता दूंगा नेक्स्ट बार। तो यहाँ पे देखिए PM2.5 ये सही है, PM10 ये भी होता है, अमोनिया भी होता है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना। चलिए, और बाकी सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है एक, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे प्रदूषक होते हैं, इनको प्रदूषक बोलते हैं जो एयर को ख़राब करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे देखिए क्या है, 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ब्रिक्स सम्मेलन है, 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की बताइए? 13वां जो ब्रिक्स हुआ था, BRICS, ब्रिक्स जो हुआ है सम्मेलन, ठीक है, वो किसने की है? तो नरेंद्र मोदी भारत ने की है, ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। तो अपने इंडिया में हुई है कब? 2021 में, ठीक है।
तो नेक्स्ट बार कहाँ पे होगी, वो नेक्स्ट बार होगी चाइना में। ठीक है, भारत, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये है इसका फुल फॉर्म, BRICS। तो ये भी पूछा जा सकता है। बाकी नेक्स्ट बार जो होगी ना सम्मेलन होगा वो चाइना में होगा। फिर उसके बाद होगा ये 2021 में होगा, ये 2022 में हो गया, और 2023 में किसका होगा, ये होगा अपना साउथ अफ्रीका में। इस तरीके से होगा। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर बताइए सभी लोग, क्या इसका आंसर होगा। 12 सितंबर 2021 को भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता संपन्न हुई। इस वार्ता में भारत की तरफ से नेतृत्व किसने किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर होगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेक्ट होगा डी। ठीक है, इसका आंसर होगा करेक्ट ए और सी। मतलब एस जयशंकर ने भी लिया था और राजनाथ सिंह। तो ये ध्यान रखना कि 2+2 जो वार्तालाप हुई थी वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वार्तालाप है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने लिया है आपको। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी ज़रूरी है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 5। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना वीडियो को और बताना क्या आंसर होगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बताना है आपको। ठीक है, 3 संख्याओं का योग 280 है। पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2:3 दे रखा है, और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात दे रखा है 4:5। दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए क्या है यहाँ पे एक्स और वाई। ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ एक्स डॉट वाई बराबर दे रखा है आपको 2:3, 2:3 दे रखा है। और वाई और जेड का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 4:5। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करूँगा इनका, मतलब एक्स वाई जेड का मान निकाल लूँगा। तो मैं एक्स वाई जेड का मान कैसे, शॉर्ट ट्रिक होती है ये वाली। तो इस तरीके से मैं करूँगा। तो 4 दूनी 8, ठीक है, डॉट 12 और डॉट 5 दिए 15। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ये चीज़ हो जाएंगी। अब वो कह रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात ये दे दिया। ठीक है, उनका योग दे दिया 280। तो दूसरी संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है आप। तो योग तो दे दिया उसने 280, तो मैं तीनों का योग करूँगा। तो इन तीनों का योग करूँगा तो कितना होगा, तीनों का 35 होगा। ठीक है, 35 रेशियो बराबर आ जाएगा 280। और एक रेशियो बराबर जब निकालूंगा यहाँ पे 35 से ये काटूंगा। ठीक है, 5 सत्ते 35 और 55 25 और 3 5 6 30 और 7 8 56। ठीक है, तो एक रेशियो बराबर आएगा 8। ठीक है, तो दूसरी पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या क्या है, 12। तो 12 और गुणा 8 करोगे आप तो 12 8 96। ठीक है, 96 आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका 96। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथमेटिक्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, और आंसर आपको बताते रहना साथ में। ठीक है, आप कर रहे हो तो, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको साथ साथ में बताते रहूँगा। एक ट्रेन एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। देखिए, मैं एक ही फॉर्मूला लगाता हूँ इसके अंदर। एक तो टोटल लेंथ बाई यहाँ पे टाइम होता है, और इंटू 18/5 इजकल टू स्पीड। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया, 36 सेकंड है भाई। देखो 36 सेकंड मैंने यहाँ पे कर दिया, 36 सेकंड। और यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति 20 सेकंड में पार करती है। देखो, एक ट्रेन जब एक ही तरफ जाती है, दोनों ट्रेन, या फिर एक चीज़ को किसी को पार करती है तो माइनस हो जाता है। देखो 36 सेकंड ये हो गया और 20 सेकंड ये हो गया। ऊपर क्या है, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है तो एल मैंने मान ली, इंटू 18/5। और स्पीड कितनी है, स्पीड है 54। ये हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखिए, 18 3 54 तो ये हो गया। ठीक है, 3 तो इधर आ गया। और L/36 में से 20 घटाएंगे तो 6 और 1 16 बचेंगे। और 16 और 1/5 बराबर 3। तो 16 इंटू 5, 5 या 15। तो 15 इंटू 16 का आप जो करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा बताइए, 240 आ जाएगा। ठीक है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा 240। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट है। करण और अर्जुन 24 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं, और करण अकेले 120 दिनों में कर सकता है। किसी कार्य को समाप्त करने के लिए अकेले अर्जुन द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे करण और अर्जुन, करण, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, देखो करण और अर्जुन, करण देखो, एक मिनट रुकना, करण और अर्जुन दोनों कर रहे हैं तो करण प्लस अर्जुन करेंगे, ये 24 दिन में करते हैं। और
उसके बाद 120 दिन में करते हैं, ठीक है। करण जो है अकेला वो 120 दिन में करता है। ये हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों का जो एलसीएम होगा वो 120 ही लेंगे यहाँ पे, एक जो टोटल वर्क हो जाएगा, और 24 का इसमें भाग देंगे 120 में, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 बार जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 बार जाएगा। उसके बाद 120 का 120, तो के प्लस ए की जो इफिशियंसी होगी वो टोटल 5 हो जाएगी। पूछा क्या है, केवल अर्जुन की पूछी है, ठीक है। तो ये 5 हो गया। अर्जुन की के की कितनी है, 1 है, तो ए बराबर 5 हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 5 में से 1 घटाऊंगा तो 4 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना है 120, और बट्टे 4 करोगे आप, 4×3=12, तो 30 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। 30 डेज बी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, आपको आंसर बताते रहना साथ साथ में, इसलिए कि थोड़ा जल्दी हो जाए। यदि महत्तम समापवर्तक 12 है, लघुत्तम समापवर्तक 216 है, और एक संख्या 108 है, दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है x/y बराबर LCM इंटू SCF, ये तो होता है। अब मैंने क्या किया, आपको महत्तम समापवर्तक देखा है आपको 12, और ये देखा है 216 गुणा, अब एक संख्या कितनी है 108, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, 108 यहाँ पे होगी, ठीक है। तो 12 नंबर तो 108 होते ही हैं, ठीक है, और 9 से काट दो, ये 9 से, 9 दूनी 18, कितना बचा 19 20 21 3 बचेगा, 36 हो गया, 9 9 27 9 चौक 36, तो 24 इसका आंसर आ जाएगा, बी आंसर, ठीक है। 24 का आंसर आएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए एक शर्ट 330 रुपये के मूल्य पर 10% लाभ पर बेची जाती है, शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए है क्या, 10% लाभ पर बेची जाती है। देखो 10% जब बेची जाएगी तो 10% का हो जाएगा 1/10, ठीक है, ये हो जाएगा। नीचे वाला जो होता है वो सीपी होता है, ऊपर वाला होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो सीपी मैंने यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे सीपी हो गया 10, ठीक है। अब एक का प्रॉफिट होगा तो एसपी हो जाएगा यहाँ पे 11, ठीक है। और एसपी यहाँ पे दे रखा है 330 रुपये में बेची जाती है, तो एसपी 330 दे रखा है, तो 11 रेशियो बराबर 330 में कर दूंगा, तो 1 रेशियो बराबर यहाँ पे निकाल लूँगा, 11×3=33, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो सीपी कितना है देखा 10, क्योंकि क्रय मूल्य तो पूछा है, तो 30 में गुणा कर दोगे आप 10 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 300, यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना 300 आ जाएगा, ठीक है, 300 आंसर आ जाएगा, ए आंसर, ठीक है, समझ में आ गया, ए आंसर इसका हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका कमेंट बॉक्स में आपको सभी को आंसर बताना है, सभी को बताना है। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, क्योंकि इंग्लिश भी आएगी, तो बजट की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, सभी को बताना है, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई, बताना है सभी को, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वीडियो नंबर जो 10 है, सेट नंबर जो 10 है, वो नेक्स्ट मैं कल कराऊंगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे सारे क्वेश्चन। पाइपलाइन और रिफाइनरी दोनों की तैयारी करिए आप मन से, ठीक है। जितने भी वीडियो आप इंडियन ऑयल के वो देख लो, पक्का सिलेक्शन होगा, और लास्ट टाइम पे मैं आपको कुछ सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। फाइनली आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छा लगा हो, ठीक है, कुछ भी आपको सीखने को मिला हो यहाँ से, तो आपको लाइक करके जाना है, वीडियो को लाइक करोगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी एनएचपीसी का जो वीडियो है, एनएचपीसी है, उसका भी मैं आपको कराने वाला हूँ, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसको सेलेक्ट करूँगा, मैं उसको बताऊँगा। चलिए तो सभी लोग खुश रहें।